नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार नूतन मार्ग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अब मैं आज सुबह की खास खबरों के साथ आप सबों के साथ और खास खबर में मैं शुरुआत करूंगा आज प्रधानमंत्री के होने वाले मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पे एक समीक्षा बैठक हो रही है और टीका का जो कोविड वैक्सीनेशन जो आ रही है मैंने बहुत जल्द तक आएगी, उस पे एक रणनीति को लेकर के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी और उसमें सूत्रों से खबर है, मीडिया में चल रही है कि केजरीवाल और ममता बनर्जी भी इसमें भाग लेंगे। और दूसरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि कोरोना काल में काफी एक्टिव है, अभी से ही वो वैक्सीनेशन की जो कैसे रख रखाव करना है, कोल्ड चेन की व्यवस्था और डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण की जो समस्या, वो सारे चीज पर काम करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके उन्होंने आदेश दिया है कि कोविड-19 के टीकाकरण के संबंध में सभी जनपदों में 15 दिसंबर तक कोल्ड चेन की सुदृढ़ व्यवस्था करने के लिए उन्होंने आदेश दिया है कि ताकि वैक्सीनेशन की गुणवत्ता में कोई कमी न रहे और सही ढंग से सही वैक्सीन हर लोगों के पास पहुंचे, ये उनका मेन उद्देश्य था। और तीसरा जो है दिल्ली की है कि दिल्ली में एक चीज हम देख रहे हैं, लोगों को महिलाओं के प्रति जो एक सम्मान चाहे जो भी है, एक खबर आई है कि एक स्कूल में जो है वो दिल्ली के बेगमपुर में सरकारी स्कूल में अभी कोविड को लेकर के काफी ज्यादा प्रोटोकॉल हो गया है, सभी शिक्षक नहीं आ रहे हैं, वो अपने हर का एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के हिसाब से टीचर आते हैं और जाते हैं, उसमें सारे शिक्षक एक साथ इकट्ठे नहीं होते। तो एक महिला शिक्षिका है, उन्हीं के कलीग ने उनके साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है और शनिवार को उन्होंने जो पीड़िता है उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, मैंने मुकदमा उन पर दर्ज की है। और चौथा खबर जो है उत्तराखंड का है, वहाँ की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जो उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वे एम्स में भर्ती कराए गए हैं। और चौथा जो खबर है मध्य प्रदेश, जो कि 24 घंटा में 1707 नए मरीज आए हैं। ये है अब तक का जो कुछ खास खबर है जिस पे हम करेंगे। अब हम आपसे बात करेंगे अफगानिस्तान पे, जो अफगानिस्तान पे हर 4 साल पे वहाँ की स्थिति के बारे, वहाँ के हालात के बारे में चर्चा होती है, जो कि नवंबर में जेनेवा में हो रही है 23 से 24, उस पर मैं बात करूंगा। और चौथी जो खबर है WHO की जांच टीम जो कि चाइना जाएगी और कोरोना काल क्या जो भी है वो सारी चीज़ों को देखेगी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, प्रकाशक जो भी है सब चीज़ को देखेंगे। चौथा है जापान में खत्म होगी पति पत्नी के एक ही सरनेम की बाध्यता। और एक और खुशखबरी ऑक्सफोर्ड का, जो मैंने कल ही बोला था कि कोई 70%, कोई 90%, लेकिन फाइनली ये हुआ कि 90% तक कोविशील्ड असरदार है और ये 10 फरवरी तक, कल रात को जो बोला था वही है। ये हो गया अभी तक की जो खबर है उनके ऊपर। एक चीज और है, पाकिस्तान को भारत सरकार ने नौगराटा का दस्तावेज उन्होंने दिया है और नौगराटा एकाउंटर में जो सीमा सुरक्षा बल का सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। और ये है कि जो सुरंग है 150 से 200 मीटर की सुरंग जो है लंबे, उससे लोग रेंगते हुए इधर आए थे और जो कि वो 19 नवंबर की मुठभेड़ में मारे गए थे। और ये सारी डिटेल्स वहाँ के पाकिस्तान को अवेलेबल करा दिया गया है और जिसमें वो बहुत सारी चीज
और एक चीज और खुल के आई है, वहां पे जो इनकाउंटर हुआ है उसमें 173 बटालियन कमांडेंट राठौर जो है, उन्होंने बताया कि जैश के आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए सुरंग में करीब 150 फीट तक सुरंग में जो है सुरक्षा बल के जवान रेंगते हुए गए, जहां उन्हें बिस्कुट और खाद्य सामग्री के साथ साथ उसके पैकेट भी मिले हैं। और पैकेट पर लाहौर स्थित कंपनी मास्टर क्रिश्चियन कॉपकेक का नाम दर्ज है। और साथ ही निर्माण तिथि जो है मई 2020 की है, यानी हाल ही में है। एक्सपायरी डेट नवंबर 2020 अंकित है। और एक रिपोर्ट में ये भी है कि निश्चित सुरंग से बाहर जो निकले सीमा के दूसरे ओर, यानी पाकिस्तानी सपोर्टर शायद एक रेंजर के अधिकारी ने आतंकवादियों की मदद की होगी। ये खुल के आ रहा है, ये ऐसा कोई नहीं है। तो अब हम बात करें अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान जो 23 और 24 नवंबर को जिनेवा में हो रही है, इस बात की पुष्टि खबर आ रही है कि दानकर्ता देश अफगानिस्तान को दी जाने वाली मदद में कटौती होगी। अफगानिस्तान काफी दिनों से ये पीड़ित है, वहां पे तालिबान और लड़ाके जो है, चाहे पाकिस्तान के सर पे हो, अफगानिस्तान की जमीन को काफी ज्यादा यूज किया गया है। अमेरिका और अफगानिस्तान में है जो कि शांति का नाम नहीं ले रहा है। और क्योंकि उसमें जो जब भी शांति समझौता होता है, अमेरिका वहां से एग्जिट होना चाहता, तालिबान वहां पे काफी ज्यादा एग्रेसिवली है। तो अभी जो बैठक हो रही है इस पे, तो इसमें लगभग 70 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। और खबर यह है कि ये बीबीसी की खबर है कि 2020 में अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस का नाम से ये बैठक का आयोजन संयुक्त तौर पर संयुक्त राष्ट्र और अफगानिस्तान और फिनलैंड की सरकारें कर रही हैं। और कोविड-19 की वजह से यह कॉन्फ्रेंस बेसिकली वर्चुअली हो रही है और जेनेवा स्थित पैलेस ऑफ नेशन में इसका आयोजन किया गया है। और जो पिछली बार बैठक 2016 में हुई थी, उस आयोजन के दौरान दानकर्ता देश $15.2 बिलियन अफगानिस्तान को मदद देने पर सहमत हुए थे। देखिए इस बार कितने लोग हैं जो इसमें सहमत होते हैं। और अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के एक बयान के मुताबिक ऐसी उम्मीद है कि इस बार सहायता राशि के अलावा दानकर्ता देश अफगानिस्तान के लिए नई विकास की रूपरेखा लेकर ही आएंगे। बहुत बढ़िया चीज है कि वो एक नई रूपरेखा देंगे और उसको विकास में अफगानिस्तान का सहयोग, जो भी कमजोर राज्य है चाहे कमजोर लोग, इनके विकास मुख्य धारा में लाने के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए जो कि हो रहा है। और इसके अलावा वे लोग अफगानिस्तान के विकास संबंधी जरूरतों और उसकी प्राथमिकता के हिसाब से नई तरह की मदद भी देंगे। लेकिन खुल के भी आ रही है कितने लोग उसमें क्या कमी होगी या कटौती होगी या उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। और एक जो टीवी चैनल टोलो न्यूज की वेबसाइट जो 18 नवंबर की छपी रिपोर्ट है, इसमें उल्लेख किया गया है कि दानकर्ता देश मदद देने के लिए नई शर्त लागू करेंगे। और जो दानकर्ता देश है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मन, इटली, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय सैन्य सहायता जारी रखने के लिए पहले ही शर्त की सूची अफगानिस्तान को सौंप दी है। और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो दानकर्ता देश है ने कहा है कि 19 सालों में देश में जो उपलब्धि हासिल की है उसे बचा कर रखने की जरूरत है। और अफगानिस्तान सरकार और तालिबान दोनों से उन्होंने अपने वायदों को निभाने को कहा है। और टोलो न्यूज ने 31 अक्टूबर को फिनलैंड के विदेश मंत्री पेका हेविस्टो ने कहा कि हिंसा के मामले में कमी अफगानिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सहायता जारी रखने के लिए एक शर्त होगी। जब तक लेकिन ये तालिबान जो है हमेशा वहां पे आतंकी हमला, चाहे वो पाकिस्तान के सर पे चाहे जिसके भी सर पे कर रहा है कंटिन्यूसली जारी है रुक रुक करके। और इसको अगर ये हिंसा जारी रहेगी तो कब तक की कोई राष्ट्र उनकी ही सहायता करेगा। उनमें तो अपना बदलाव लाना पड़ेगा और तालिबान को सोचना होगा कि हम मुख्यधारा में कैसे आए। और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस
शुरू होने के महज 10 दिन पहले, मैंने ये कॉन्फ्रेंस शुरू होने से महज 10 दिन पहले 12 नवंबर को प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को से निपटने के लिए स्वतंत्र आयोग की स्थापना की। एक अच्छी चीजें हैं कि जो वहाँ पे लूट होती है, खासकर जो भी पैसे आते हैं उस पे कमेटी बना करके उसको सुधारें। ये कॉन्फ्रेंस जो है काफी अहमियत है अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान जो 16 से 24 जो एक दशक जो है आखिरी सम्मेलन है, और इसमें फाइनल ये हुआ कि आप अफगानिस्तान को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। और टोलो न्यूज ने 8 अक्टूबर के छपी रिपोर्ट में अफगान आयोजनकर्ताओं के हवाले से ये जानकारी भी दी थी कि यह आयोजन ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका तालिबान के साथ हुए शांति समझौते के तहत अफगानिस्तान से पीछे हटने की तैयारी में जुटा हुआ है। ये बिल्कुल सही है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से अफगानिस्तान से वो बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं और लगातार तालिबान के साथ वो संपर्क में है और तालिबान से समझौता कर रहे हैं। बीच बीच में तालिबान ने कुछ एक तरफा कार्रवाई की, हिंसात्मक घटना हुआ जिसकी वजह से वो पीछे हटे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो लगातार प्रयास है कि वहां पे शांति स्थापित हो। अफगान सरकार और तालिबान के बीच 12 दिसंबर को दोहा में शांति वार्ता हुई और 12 सितंबर को दोहा में शांति वार्ता हुई और इस वार्ता के तहत देश भर में शांति कायम को लेकर के दोनों पक्षों के बीच सहमति जताई गई है। कोविड-19 कोरोना वायरस ने अफगानिस्तान का पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। अफगानिस्तान ऑलरेडी एक गरीब राष्ट्र है, तो वहां पे लोग काफी प्रभावित हुए। और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था इस साल महामारी की वजह से कम 5.5% पर सिकुड़ जाएगी। एक चिंताजनक है और यही कारण है कि अफगानिस्तान बड़े पैमाने पर विदेशी सहायताओं पर निर्भर रहेगी। अब इसलिए उसके अगर कटौती की जाती है उसको, तो उस अर्थव्यवस्था और विद्रोही लड़ाई पर प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई शक शुबह नहीं है। और इससे हम आशा करते हैं कि वो कटौती जारी रहेगी। वैसे एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने कटौती नहीं करने की अपील की थी, देखते हैं उसका क्या असर पड़ता है और क्या इस बैठक में आज शाम तक निकल के आएगा, क्या निकल के आता है कि किस तरह से सहायता की जाए और कैसे अफगानिस्तान को आत्मनिर्भर बनाया जाए। जानकारों का मानना है कि हालांकि ये अफगानी विश्लेषक ये मानते हैं कि हिंसा और भ्रष्टाचार की वजह से दानकर्ताओं की ओर से आने वाली मदद प्रभावित हो सकती है, लेकिन इसके लिए ऑलरेडी अफगानिस्तान सरकार जो पिछले में बताया कि वो उस पर एक स्वतंत्र कमेटी का गठन कर दिया है। और देखिए कमेटी कितना कारगर होगी। अगर उसको सहायता लेनी है तो इन चीजों पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि अगर हिंसा और भ्रष्टाचार अगर रहेगा तो कितना भी हेल्प कर ले वो उसका कोई अंत नहीं हो पाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस पे काबू करना बहुत जरूरी है। हिंसा पे भी काबू, अगर शांति होगी तो देश आगे बढ़ेगा। और देश ही क्या, अगर घर में ही अगर शांति होती तो घर आगे बढ़ता है, तो इस तरह से देश में भी अगर शांति होगी तो देश आगे बढ़ेगा। और एक हम अभी देख रहे हैं बीबीसी का ही है कि अफगानी सांसद मोहम्मद आजिम केवर जानी ने वन टीवी से 14 नवंबर को कहा कि हम चाहते हैं कि अफगान सरकार को इस कॉन्फ्रेंस से लाभ मिले, लेकिन हमें यह भी महसूस होता है कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। भ्रष्टाचार में सबको शामिल होना पड़ेगा, आम लोग भी अगर शामिल होंगे तभी जाके भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ नीचे से होती है, ऊपर से तो होती है, नीचे से भी होती है। और हम कितना इसके लिए काफी पेशेंस के साथ लोगों को, हर आदमी को स्वार्थ छोड़ करके आगे बढ़ के काम करना होगा, तभी जाके खत्म होगा। और एक जो है अखबार एतिलात ए रोज ने अपने संपादकीय में अपना नजरिया जो पेश किया, मैं आपके साथ अक्षरश रख रहा हूँ। उसमें रखा कि 14 नवंबर के संस्करण में जो ये लिखा गया कि वो
यह वैसे देश के लिए अच्छी खबर नहीं है जो गरीबी और भ्रष्टाचार के साथ साथ लड़ाई भी झेल रहा है। पिछले 4 सालों में अफगानिस्तान की उपलब्धियों की रिपोर्ट कार्ड को देखते हुए इसकी संभावना बहुत कम है, उसे पूरी सहायता मिलेगी। ये एक मोटा मोटी है। तालिबान को इस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित नहीं किया गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वे सहायता राशि के वितरण में समूह के साथ भी समन्वय स्थापित करें, क्योंकि एक तालिबान वहां पे जो है कि हमेशा वही खलल डालता, बाकी कोई नहीं करता। तो ये हुआ। और एक लास्ट में मैं आपसे 18 नवंबर के वेबसाइट ऑफ जिहाद पे एक बयान में एक समूह ने कहा है कि लोगों तक सहायता पारदर्शी न्यायोचित तरीके से पहुंच सके, इसके लिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस्लामी अमीरात के साथ समन्वय स्थापित करे। ये बिल्कुल भी ये बुनियाद है। जो सहायता प्राप्त है वहां के लोकल बॉडी के साथ समन्वय स्थापित करे। और इस्लाम इसमें कहाँ से आता है? मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और इसमें इस्लाम को नहीं आना चाहिए। इस्लाम की जो नाम पर लोग लूट मचाते हैं, चाहे लोगों की शोषण करते हैं, ये बंद होना चाहिए धर्म के नाम पर। और खासकर इस्लाम अपने आप को, कोई भी मुस्लिम राष्ट्र, खासकर के आजकल मैं देख रहा हूँ, तुर्की हो चाहे मलेशिया हो चाहे पाकिस्तान हो, अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार समझ लेते हैं, जबकि अपने यहाँ जब इस होती है तो उसमें देखिए उनकी कितनी बुरी स्थिति है, अपने मुसलमानों को ही मार रहे हैं। अभी हाल ही में एक मौलवी साहब थे, वो पीडीएम के नेता, वो सरकार के अगेंस्ट उन्होंने बोले चैलेंजेस दिए तो उनको उन्होंने मरवा दिया। तो ये इस्लाम ये नहीं करता कि अपने विरोधियों को कुचल दीजिए। जो आपको डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध कर रहा है, अपनी बात को रख रहा है, तो ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए। और ट्रंप को दोहरा झटका लगा है। ये पेंसिल्वेनिया में मेल इन बैलेट रद्द नहीं किए जाएंगे, जॉर्जिया में एक और रिकाउंटिंग नहीं होगी। ये अमेरिकी अदालत अब ये लगभग ट्रंप की चुनावी हार पे अदालतें मुहर लगाने लगी है, और इसको वहां की अदालत ने बिल्कुल ही खारिज कर दिया है। बोला कि वहां के इनके आरोप में कोई दम नहीं है, और ट्रंप को मान लेनी चाहिए इस बात को कि मैं हार गया हूं। इसमें ज्यादा रिपब्लिक पार्टी के वोटर और डोनर डेटा पर ट्रोल कायम रखने में जुटे हैं। ट्रंप को ऐसा अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। क्योंकि इसके लिए अभी तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनकी रिपब्लिकन पार्टी पे भी पकड़ ढीली हो रही है ट्रंप की। और रिपब्लिकन पार्टी जो है वो ट्रंप से मैंने एक संकेत दे रहे हैं कि उनके रुख से वो लोग सहमत नहीं है। कुछ लोगों ने निकल के बातें भी कही है, और ट्रंप के एक बेहद नजदीकी माने जा रही मैकडैनियल फिर से कमेटी के प्रमुख बनना चाहती है, और इसके लिए दावेदारी भी पेश कर। विषयों के मुताबिक मैकडैनियल का फिर से चयन करवाकर ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी सुरक्षित करना चाहते हैं। ये है। चलिए, इन सारी बातों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भैया। आप सबों का दिन शुभ हो।